वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 9 प्रेयर की रीडिंग को सीखा था और आज हम इसी पोइम की बाकी जो ग्लॉसरी है उसको भी सीखेंगे और साथ इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ को भी हम सीखेंगे। तो हम देखते हैं पहले ग्लॉसरी को। ग्लॉसरी फ्रेंजी पानी एक पौधे का नाम है जो कि उस का जो फूल है वो बिल्कुल चमेली की तरह है, लेकिन चमेली का कलर वाइट कलर होता है, लेकिन इसका वाइट कलर नहीं होता, ये येलो कलर में होता है। बाकी शेप बिल्कुल चमेली की तरह होती है। ये चमेली का फूल या चमेली का पौधा नहीं है, उसकी तरह का एक पौधा है। तो इसको हम देखते हैं। एनी ऑफ द ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्रीज द जेनस प्लमेरिया हैविंग शोई फ्यूनल्स शेप्ड फ्लावर्स। तो ये किसी किस्म का कोई अमेरिकन जो है पौधा है। तो बहरहाल आपने यही जहन में रखना है कि ये एक चंबेली की तरह का पौधा है। उसके बाद है मूनसून। ये एक सीज़न का नाम है जो कि बारिशों का मौसम होता है। आ सीज़न ऑफ हैवी रेन दैट कम्स विद द समर मूनसून। मौसम गर्मियों में जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं अगस्त के बाद या आई थिंक आधा है, तो ये बारिशों का मौसम होता है, उसको मूनसून बोलते हैं। उसके बाद है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है फजल, यानी गॉड्स मर्सी एंड फेवर टुवर्ड्स द ह्यूमन रेस। इंसानी नस्ल की तरफ अल्लाह ताला का जो रहम करम होता है उसको कहते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे का मतलब होता है गुनाह की तरफ चले जाना, सीधे रास्ते से भटक जाना, अवे फ्राम द राइट पाथ। तो ये है ग्लासरी। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। ये नज़म किस के बारे में है। तो ये हमने रीडिंग पढ़ी है, ये अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है, ये नज़म उसके बारे में है। तो हम उसी को मुख्तसरन करके लिख देते हैं। दिस पोइम इज़ अ प्रेयर टू अल्लाह अलमाइटी for seeking his guidance through life. The poet asks for hope and the strength to stay on the path of God and to stay away from the path of Satan। यानी शैतान के रास्ते से दूर रहने और अल्लाह ताला के रास्ते पर क़याम करने की अल्लाह ताला से वो तौफीक मांग रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। पिक आउट द रिपीटेड वर्ड्स फ्राम द पोइम। नज़म के अंदर जो रिपीटेड वर्ड्स आए हैं उनको पिक करके आपने लिखना है। तो अगर आप एक बार पोइम को देख लें तो ये आपको याद आ जाएंगे। तो बहरहाल मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ कि कौन से हैं। द रिपीटेड वर्ड्स इन द पोइम और एक तो आया था नीड, बार बार आया है, वे है, इसी तरह दोज है, और इसके अलावा आई है, बट है, यू है। तो इन्हीं को हम टाइप कर देते हैं। नीड, वे, दोज, यू, आई, बट एट्सेट्रा। तो ये रिपीटेड वर्ड्स हैं, आपने दोबारा एक दफ़ा पोइम को पढ़ लेना है, आपको याद आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। राइट अ समरी ऑफ द पोइम इन योर ओन वर्ड्स। अपने ही अल्फाज इस्तेमाल करके आपने इस पोइम की समरी लिखनी है। तो हम इस पोइम की समरी को लिखते हैं। This poem is a prayer
addressed to Allah Almighty seeking His guidance through life. The poet prays to Allah for hope and the right path. The poet prays to Allah for the hope and the strength to stay on the path of God. He wants to among those people who are blessed by God for their good deeds. The poet is also afraid of the bad people. Therefore, he prays to Allah to save him from going astray. In the last verses, the poet wants to say that his words are meant to address his soul to keep him on the right path and beware him of Allah before committing any evil. तो ये है इस पोइम की समरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम द ब्रैकेट्स चूज द बेस्ट सूटेबल आंसर्स एंड फिनिश दीज लाइन्स विद वर्ड्स विच राइम्स। तो एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ दिए गए हैं नीचे, राइमिंग वर्ड हम जिनको बोलते हैं, उनका यूज़ करते हुए जो करेक्ट वर्ड हो उसको हमने चूज़ करके आगे लिखना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग, नीचे नाइस है, डबल है और डाइस है, तो नाइस आएगा। शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस। उसके बाद नेक्स्ट है वंस आई डाइव इनटू दीज पेजेस। उसके बाद आई मे नॉट कम आउट फॉर डैश, एजेस, स्टेजेस या केजेस, तो ये एजेस आएगा। जब मैं इन पेजेस में गुम हो जाता हूँ, गोता खा जाता हूँ, तो मैं मुद्दत तक वापस नहीं आता। एजेस का मतलब होता है जो लंबा अरसा हो, ज़्यादा वक्त हो। उसके बाद आई लाइक टू ईट एंड क्रंच द फूड आई हैव फॉर डैश, मंच, ब्रंच या लंच, तो ये लंच आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पैराफ्रेज द गिवन लाइन्स इनटू योर ओन वर्ड्स, अपने ही वर्ड्स में इनको पैराफ्रेज करना है, इन लाइन्स को अपने ही वर्ड्स में पैराफ्रेज करना है।
तो देखते हैं, शो मी द स्ट्रेट वे द वे ऑफ दोज टू होम यू हैव गिवन योर गेस, नॉट ऑफ दोज हु अर्न योर एंगर्स, नॉट ऑफ दोज हु गो आस्ट्रे। तो पैराफ्रेज का मतलब होता है, जिस तरह आपने उर्दू में पढ़ा होगा, कभी याद होगा आपको, कि एक पोइम का कोई एक बंद दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी तशरीह लिखें, तो यही इंग्लिश में होता है, इसको हम बोलते हैं पैराफ्रेज। तो हम इसकी तशरीह लिखते हैं। In these lines the poet prays to Allah to guide him to the right path. He wants to stand among those whom Allah has blessed because of their good deeds. He wants to keep away evil. Therefore, he also prays to Allah to save him from following the path of evil. He aims to be a good man to earn Allah's happiness. तो इतना सा काफ़ी है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया हमसे। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस की ऑलरेडी वीडियो एक मौजूद है मेरे इस चैनल पे, अगर आप तफसीली वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन किसी प्रोनाउन या अदर वर्ड्स के साथ जो रिलेशनशिप ज़ाहिर करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन संडे। अली संडे को टेनिस खेल रहा है। तो कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, तो आपने तवज्जो से सुनना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। माय बर्थडे इज़ डैश में। जब भी किसी महीने का नाम आ जाए, कोई भी महीना हो, तो उससे पहले प्रीपोजिशन आपने इन लगाना है, बशर्ते कि वो सिर्फ महीना हो, उसके साथ डेट बिल्कुल ना हो। जब महीना आएगा, महीने का जब भी नाम आएगा, उससे पहले आपने इन लगाना है। जैसे मई आ गया है, अगस्त आ जाए, दिसंबर आ जाए, जनवरी आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, उसके नाम से पहले इन लगाना है। इसी तरह अगर कोई सन आ जाता है, जैसे 2005, 2015, 2010, 2002, कोई भी आ जाए, उसके साथ डेट ना हो, तब भी आप इन लगाएंगे। लेकिन अगर आ जाती है डेट, किसी भी महीने की कोई डेट आ जाती है, जैसे आ जाता है 15 अप्रैल, तो आपने ऑन लगाना है। जब डेट आ जाए, डेट से पहले ऑन लगाया जाता है। मंथ आ जाए या कोई सन आ जाए, तब आपने इन लगाना है, ये याद रखना। तो मई आ गया है, तो माई बर्थडे इज़ इन मई। व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून। अब जब कोई दिन के पहर आ जाते हैं, जैसे मॉर्निंग है, नून है या इवनिंग है, इन तीन पहर से पहले आपने इन लगाना है, यानी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून होता है, ये भी एक पहर है। लेकिन अगर सिर्फ नून आ जाता है तो तब आपने एट लगाना है। आफ्टरनून से पहले इन लगाया जाता है, इवनिंग से पहले इन लगाया जाता है, मॉर्निंग से पहले इन लगाया जाता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन। अगर आ जाता है अकेला नून, तब आपने एट लगाना है। अगर अकेला आ जाता है नाइट, तब भी आपने ऐड लगाना है। नाइट से पहले ऐड लगाया जाता है, और मिड डे आ जाए ऐड लगाया जाता है, मिड नाइट आ जाए ऐड लगाया जाता है। तो यहाँ पे इन आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ सिटिंग डैश अ चेयर। अब चेयर से पहले हम इन भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं।
ऐसी चेयर जैसे स्टूडेंट के लिए होती है जिसके बाजू नहीं होते, अगर वो बग़ैर बाजू वाली चेयर है तो फिर आप ऑन लगाएंगे, अगर वो बाजू वाली चेयर है तो फिर आप इन लगाएंगे, दोनों दुरुस्त हैं। अब यहाँ पे तो नहीं हमें पता कि वो बाजू वाली चेयर है या बग़ैर बाजू वाली है, तो हम यहाँ पे इन भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन लगाया करें, क्योंकि ज़्यादातर चेयर्स बाजू वाली होती हैं, तो आपने इन लगाना है। शी इज़ सिटिंग इन अ चेयर, ऑन अ चेयर्स ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन वो गलत भी नहीं है। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स डैश लाहौर। हाँ, जब बिग सिटी आ जाते हैं, बिग सिटी के नाम से पहले हम इन लगाते हैं। आपने कैद आज़म और अल्लामा इकबाल का ऐसे पढ़ा होगा, कभी आपने तवज्जो की है या नहीं की, नेक्स्ट आप तवज्जो कर लेना। जब आप कैद आज़म का ऐसे पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कैद आज़म वॉज बॉर्न इन कराची, लेकिन जब आप अल्लामा इकबाल का पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न एट सियालकोट। रीज़न ये है, सियालकोट से पहले हमने एट इसलिए लगाया है कि वो बड़ा शहर नहीं है, वो छोटा शहर है, और जो बड़ा शहर है कराची बड़ा शहर है, इसलिए हम इन लगा रहे हैं। जब डिवीज़नल हेड क्वार्टर की बात आएगी तब आप इन लगाएंगे, जब डिस्ट्रिक्ट आएगा तब आप एट लगाएंगे, ये डिफरेंस है। तो लाहौर से पहले आप इन लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा शहर है। तो माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन लाहौर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद इन लगाया जाता है, इन बाइंग आ न्यू कार फॉर नाउ। उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ज़बानी कलाम की महारतें। अली, वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर प्रेयर टूडे। अली, आज आप नमाज के लिए क्यों नहीं जा रहे। अली क्या बोलता है, ममा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं तंदुरुस्ती महसूस नहीं कर रहा। मदर, बट यू आर ग्रोन अप नाउ, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं। यू शुड नॉट मिस योर प्रेयर्स, आपको अपनी नमाजें मिस नहीं करनी चाहिए, कज़ा नहीं करनी चाहिए। अली, ममा वाई डू वी प्रे, हम क्यों नमाज अदा करते हैं। फिर मदर क्या बोलती है, बिकॉज वी हैव टू थैंक अल्लाह अलमाइटी फॉर हिज ब्लेसिंग, क्योंकि हमें उसकी नेमतों, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करना है। अली, कांट वी स्कीप प्रेयर्स इवन फॉर अ सिंगल डे, क्या हम किसी एक दिन के लिए भी नमाज नहीं छोड़ सकते। मदर, नो वी कॉन्ट, नहीं हम नहीं छोड़ सकते। अली, ओके ममा, ठीक है ममा, आई विल नॉट मिस माई प्रेयर्स एनी मोर, मैं अपनी मज़ीद नमाजें नहीं छोड़ूंगा। मदर, गुड, अच्छी बात है। और नेक्स्ट है, सपोज यू आर प्रेइंग टू अल्लाह, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस व्हाट यू वुड लाइक टू प्रे फॉर। फ़र्ज़ करें कि आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ के बारे में दुआ करना पसंद करेंगे, उसके बारे में आपने चंद एक सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हम इसके बारे में चंद एक सेंटेंस लिख देते हैं, इसने शॉर्ट सा लिख देना है क्योंकि उसने चंद एक सेंटेंसेस कहा है, तो तफसील में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड प्रे टू गॉड टू सेव माई पेरेंट्स फ्राम ऑल वरीज एंड हार्डशिप्स। I would also pray to God for my success in life। बस इतना काफ़ी है। तो काफ़ी हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। Here is a mixed group of words. Take out the rhyming words and write them down separately. यहाँ मिक्स लफ्ज़ों का कुछ ग्रुप दिया गया है, राइमिंग वर्ड्स को आपने निकाल कर अलग अलग लिखना है। जो एक जैसी आवाज़ देने वाले हैं राइमिंग वर्ड हैं, उनको आपने अलग अलग लिख देना है। तो इसके अंदर पहला ग्रेस है, ग्रेस के साथ ट्रेस आता है, ट्रेस के साथ ब्रेस आता है, ये अलग हो गए, और बाकी इसके साथ कोई नहीं मिलने वाला। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है येलो, येलो के साथ फैलो आता है, फैलो के साथ मैलो आता है, और मैलो के साथ आगे देखते हैं हेलो आता है, और बस बाकी पूरे हो गए। उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे वे है, वे के साथ डे आ गया है, डे के साथ साथ ले आ गया है, और ले के साथ आगे देखते हैं पे है। तो ये एक जैसे आवाज़ों वाले लफ्ज़ हैं, राइमिंग वर्ड हैं।
और नेक्स्ट देखते हैं नीड है, जैसे नीड का फीड है, फीड के साथ रीड है, और ब्रीड है, ब्लीड है, नीड है। तो ये सारे राइमिंग वर्ड में आते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं नाइट है, नाइट को देखते हैं राइट आ गया, राइट के साथ साथ साइट आ गया और फाइट आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हैंगर, हैंगर के साथ मिलने वाला एंगर है। बस ये कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह ये राइमिंग वर्ड भी आपने याद कर लेने हैं। आगे हम देखते हैं, आगे चैप्टर नंबर 10 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबक है। इंशाल्लाह हम इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, और एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।